हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी परेशानी को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूं, जिससे आप उस लेक्चर को देखकर और अपना काम कर सकें। स्टडी आपकी रुके ना मैनेजमेंट की। तो अभी हमने जैसे क्लास में शुरू किया था मैनेजमेंट थॉट के बारे में। लगभग हमने FW टेलर के बारे में पढ़ लिया। FW टेलर वो पर्सन थे जिन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया और उन्होंने अपने 5 प्रिंसिपल्स दिए। इसके बाद यस्टरडे में शुरुआत कर रहा था हेनरी फ्योल के बारे में। उस समय मैं 2-1 प्रिंसिपल बता पाया था, किसी की वजह से क्लास नहीं हो पाई आपकी कल। तो आज मैं आपको हेनरी फ्योल के ऊपर एक लेक्चर बना रहा हूं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेना। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज हम जो पढ़ेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे FW टेलर ने अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है, इसी प्रकार हेनरी फ्योल हैं जो उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि प्रशासनिक जो प्रबंध है वो किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज एडवोकेटेड बाय द हेनरी फ्योल। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट को हम प्रोसेस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। फ्योल इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इन दिस सेम वे एज ए टेलर इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के पितामह के रूप में जानते हैं। तो FW टेलर है जो स्टार्टेड हिज कैरियर इन 1860 in the France company as a junior engineer. He was appointed the chief executive officer in 1888 in the same company. वो एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर एक कंपनी के अंदर उन्होंने अपॉइंटमेंट मिला, बट थोड़े से टाइम के बाद लगभग 28 years his promotion on chief executive post. When joined his company, economic condition is the very critical. जब उन्होंने इस कंपनी के अंदर ज्वाइन किया तो उस समय वो कंपनी की जो हालत थी बहुत ही ख़राब थी और कंपनी बैंकरप्टी की तरफ जा रही थी, दिवालिया होने की तरफ जा रही थी। तो ही विद द हेल्प of his ability not only save the company, उस व्यक्ति ने हेनरी फ्योल ने उस कंपनी को अपनी एबिलिटी के आधार पर उस कंपनी को सेव किया फॉर गोइंग बैंकरप्ट, जो बैंकरप्ट की तरफ जा रही थी, बट चेंज इनटू प्रॉस्परस कंपनी, उसको एक समृद्ध कंपनी बना दिया। जो कंपनी हमारी बैंकरप्टी की तरफ जा रही थी उसको एक अच्छी कंपनी बना दी जो प्रॉफिट अर्न करने लगी। आफ्टर मेकिंग मैनी एक्सपेरिमेंट्स ही रीच द कंक्लूजन दैट द मैनेजमेंट एक्टिविटी इज ए स्पेशल एक्टिविटी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अभ्यास किए और अभ्यास करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो मैनेजमेंट एक्टिविटी एक विशेष क्रिया होती है, विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो हमारी सेल्स एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उनसे बिल्कुल ये अलग होती हैं। इसके बाद है आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट फीचर्स। उन्होंने 2 फीचर के बारे में बताया था कि दिस कंक्लूजन फ्योल ब्रिंग आउट 2 फीचर्स। 2 फीचर्स के आधार पर उन्होंने 2 फीचर बताई हेनरी फ्योल ने, दैट मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी, management is and that activity which is different from other business activity such as production, sales, ठीक है, अदर डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़
Second is that management has the quality of being universal, कि जो मैनेजमेंट है उसकी वैश्वीकरण के आधार जो यूनिवर्सल है, व्यापकता होनी चाहिए उसके मैनेजमेंट की, जो उसकी क्वालिटी है। तो फर्स्ट फीचर के बारे में उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट फीचर के बारे में उन्होंने कहा कि फ्यूल हैज़ डिवाइडेड ऑल, जो हेनरी फ्यूल है, हैज़ डिवाइडेड इनटू ऑल बिजनेस एक्टिविटी इनटू 6 पार्ट। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज द वन ऑफ द देम। द 6 एक्टिविटीज एज अंडर टेक्निकल एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो उन्होंने हेनरी फ्यूल ने 6 एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। मैनेजरियल एक्टिविटी इंक्लूड, जो मैनेजरियल एक्टिविटी है आपकी, उनमें इंक्लूड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो 5 मैनेजरियल एक्टिविटी और बताई उन्होंने। इसके बाद फंक्शंस हैं जो हमारे हेनरी फ्यूल के, वो भी यही हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। हेनरी फ्यूल given by the 14 principles for management and implement in various situations, implement for various problems in management. Any problems when arise, so we can implement Henry Fayol principles. फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क, कि हमें जो काम का बंटवारा है वो व्यक्ति की एफिशिएंसी के आधार पर करना चाहिए। जैसे यस्टरडे मैंने बताया था कि जो भी कोई काम है वो हमें एफिशिएंसी के आधार पर उसका डिवीज़न करना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी स्किल और उसकी एफिशिएंसी के आधार पर डिवीज़न नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उस काम को करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। अगर कोई व्यक्ति एक काम को अगर बार बार करेगा तो उसको स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कहा कि जो हमारे डेली यूजेज के डिसीजंस हैं उनको हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को इशू कर देना चाहिए, डेलीगेट कर देना चाहिए, जिससे काम में किसी प्रकार की जो डिले होती है वो ना हो। और किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी जुड़ी होती है। जब हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी देने चाहिए। अगर हम उसको अधिकार नहीं देते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिसिप्लिन है थर्ड पॉइंट हमारा। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन एनी बिजनेस cannot done business activity, because discipline is a necessary management necessary required in company. Without discipline any business activity cannot done। आप सभी को पता है कि कहीं भी कोई भी काम होता है एक अनुशासन वहाँ पर होना चाहिए। अनुशासन के आधार पर ही काम किया जा सकता है। अगर अनुशासन ना, तो वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पर शोर शराबा है, कोई किसी की मानता नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार का। इसके बाद सर आपका पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस्टरडे बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता, कि किसी भी काम को करने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा ही निर्देश दिए जाना चाहिए। जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स वाली जो हमारी पॉलिसी चल रही हैं, जो कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां हमने बनाई हैं, वो नीतियां एक व्यक्ति के अंतर्गत ही चलनी चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा ही देखा जाना चाहिए। इसको लेकर मैंने यस्टरडे एग्जाम्पल दिया कि अगर घर में आप सब्ज़ी बना रहे हो तो सब्ज़ी बनाते समय
एक ही व्यक्ति को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सब्जी, अगर आप सब्जी बना रहे हो घर में, कोई उसमें नमक डाल जाता है, कोई मिर्च डाल देता है, कोई पानी डाल देता है, तो ये पता नहीं चलेगा कि किसने क्या चीज़ डाल दिया। तो इसलिए सारे जो काम हैं वो हमें एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने चाहिए। इसके बाद सर आपका 5वां पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो भी हमें आदेश मिलता है, हम किसी भी व्यक्ति को कोई आदेश देते हैं तो एक समय में केवल एक ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। अगर हमें अलग अलग व्यक्तियों से आदेश प्राप्त होते हैं और जिस व्यक्ति को हमें आदेश दे रहा है, ऑर्डर दिया है किसी ने काम के लिए, तो हम किस व्यक्ति की काम की प्रायोरिटी पहले दें, किसकी बाद में दें, ये भी हमें निर्णय लेना है। तो इसमें कहा है कि जब भी आपको कोई आदेश मिले या आप किसी को आदेश देते हो तो एक समय में केवल एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए, जिससे आप उस ऑर्डर को प्रायोरिटी के साथ पूरा कर सकें। इसके बाद सर आपका है प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट एंड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कई बार ऐसे होता है कि हम लालच में आ जाते हैं और हम अपने निजी स्वार्थ को देखते हैं, और निजी स्वार्थ को देखते हुए हम अपने कंपनी के हित को भूल जाते हैं। जैसे एक कंपनी में मान के चलो रॉ मटेरियल की सप्लाई करने वाला मैनेजर का सन भी है वहाँ पे, तो मैनेजर का जो सन है वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है। अब जो कंपनी का जो मैनेजर है वो अपने बेटे से रॉ मटेरियल को जो अदर्स जो रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहे हैं सप्लायर्स, उनसे ज़्यादा रेट पर लेता है, क्योंकि उसका पता है उसका बेटा है, ये पैसा उसके पास जाना। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखना है कि हमारे पास, हमें अपना निजी हित नहीं देखना कि हमें इससे फ़ायदा होगा, हमें ये देखना कि कंपनी को कैसे फ़ायदा होगा। इसलिए कहा प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट, जो जनरल इंटरेस्ट सामान्य हित है हमारे कंपनी का, ओवर उससे भी ऊपर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है। फेयर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज, कि हम अपने जितने भी कर्मचारी हैं हमारी फर्म में काम करने वाले हैं उनको उचित वेतन दिया जाए, जिससे वो बेचारे सभी अपने जीवन स्तर को मेंटेन कर पाएँ। अगर उनको फेयर रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा तो वो हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो भी पावर है हमने अपने पास रखी है उन पावर का सही तरीके से यूज करना, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है क्रमबद्धता, कि जो भी हम सामान रखें जो डेली यूज में हमारे काम आने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका इस तरीके से सेट करके रखें जिससे किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हम उसको इजीली उसको पिक कर सकें वहाँ से। अगर हम घर में देखें तो कोई सामान इधर उधर फेंक देते हैं तो उसको बहुत सारा टाइम हमारा सर्च करने में वेस्ट हो जाता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हमने ये सोचा कि जो भी हमारा सामान है उसको एक ऑर्डर में रखा जाए और ऑर्डर के आधार पर ही उसको लिया जाए और रखा जाए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इक्विटी, समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, गरीब है, अमीर है, कम सैलरी वाला है, ज़्यादा सैलरी वालों, समानता का अधिकार होना चाहिए। किसी प्रकार का भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो कंपनी नहीं चल सकेगी उस परिस्थिति में। इसके बाद है स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सन। स्टेबिलिटी टेन्योर और पर्सन का मतलब है कि वर्कर्स की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वर्कर आज हमारी कंपनी में आया और उसने ट्रेनिंग ली, 2 महीने काम किया, छोड़ के चला गया, तो इससे पूरे साल हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में ही लगे रहेंगे। उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग लेगा बंदा फिर चला जाएगा। इनिशिएटिव, कई बार ऐसा होता है कि गुड आइडिया जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट टॉप लेवल के दिमाग में ही आए। गुड आइडिया है जो बेस्ट आइडिया है जो एक कंपनी के कर्मचारी है जो उसके दिमाग में भी आ सकता है।
तो जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है और कोई व्यक्ति आपके सामने कोई सुझाव लेकर आता है तो आपको उसे डांटना नहीं चाहिए, आपको उसे प्रेज़ करना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको डांट देंगे तो भविष्य में मान के चलो फ्यूचर में बहुत अच्छा कोई उसके पास आइडिया है तो वो उसको बताने से डरेगा। क्यों? वो सोचेगा कि यार मैंने पहले बताया था, मेरे मैनेजर ने मुझे डांट के मारा, बोला कि तेरी बस की बात नहीं है मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट नॉट चाइल्ड प्ले, मैनेजमेंट एक बच्चों का खेल नहीं है। स्केलर चेन का मतलब है कि जो भी आदेश प्राप्त होते हैं एक स्केलर चेन, आपने देखा होगा इस तरीके से एक पिरामिड बना होता है। तो उस पिरामिड के अंदर आप सेम लेवल के जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। फोरमैन से बात कर सकता है, मैनेजर से बात कर सकता है, ठीक है, और वर्कर से बात कर सकता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि बातचीत करने का एक स्केलर चेन है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि कंपनी के अंदर डिसिप्लिन बना रहता है। आपको अगर कोई शिकायत है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप इसकी शिकायत करने के लिए सीधे जज के पास थोड़ी जाते हो, आप कोर्ट में जाते हो, पहले थाने में जाते हैं, थाने के अंदर एफआईआर लॉज कराते हो आप। आफ्टर एफआईआर लॉज वो मामला फिर आपकी हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, अगर नहीं सुनते फिर कोर्ट में जाता मामला। पुलिस जो होती है केवल कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम करती है। पुलिस है जो केवल मुजरिम को पकड़ती है, उसको सज़ा नहीं सुनाती। सज़ा सुनाने का काम जज साहब का है, जस्टिस का है। इसी प्रकार स्पिरिट डी कोर्प्स, ये लास्ट है हमारा 14। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई अचीवमेंट्स हम प्राप्त कर लेते हैं, जब भी कोई हमारे सामने अचीवमेंट्स आती है तो उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि ये काम मैंने किया, हम ये मिलकर कहते हैं कि ये काम हमने किया। आई की जगह वी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सभी के एफर्ट से वो कोई भी काम हमने किया है, चाहे हमने अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, चाहे हमने सेल इंक्रीज किए, चाहे प्रॉफिट इंक्रीज हुए हमारे कंपनी के, तो उसकी जगह वी होना चाहिए आई की जगह। इस प्रकार ये आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ हिज हैज़ कंट्रीब्यूटेड रिचली इन द फील्ड। सम ऑफ हिज मेजर थ्रोज हैज़ द ग्रेटली बेनिफिटेड द वर्ड ऑफ मैनेजमेंट आर फॉलोइंग: यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सल लेवल पर इसका हुआ है। मैनेजर नॉट बॉर्न बट क्रिएट कर सकते हैं। पुराने टाइम में ये कहते थे कि जो आपके मैनेजर्स हैं आर नॉट बॉर्न, कि उनको जन्म, मैनेजर से वो जन्म लेते हैं, उनको पैदा नहीं किया सकता, परंतु उनको क्रेडिट भी किया जा सकता है थ्रू द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी व्यक्ति को होती है। अगर आपने देखा होगा कि आपको कोई व्यक्ति कोई कह देता है कि भाई ऐसे करना, थोड़ा ध्यान रखना किसी चीज़ का, और वो सामान चोरी हो जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई अथॉरिटी की होती है। केवल अथॉरिटी दे सकते हो आप कि ये काम कर लें। कल को प्रिंसिपल मुझसे कह दे कि ये भाई आप प्रिंसिपल बन जाइए एक दिन के लिए, और मैं कोई ऐसा घोटाला कर देता हूँ, तो प्रिंसिपल साहब मुझे अथॉरिटी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल साहब की ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंस हैं, ये आप पढ़ लेना। कोई डाउट है तो मेरे से पूछना। इससे आगे का जो डिफरेंस बिटवीन FW टेलर एंड हेनरी फ्यूल, इनके बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये इससे आपका बेनिफिट होगा और आप अपने टाइम से देख सकते हो। थैंक यू।